वाओ सी अनीशा, लुक एट द ड्रेस। इस बार का समर कलेक्शन काफी अच्छा है, तू ये ट्राई कर। मुझे तो ये एवरेज ही लगा। ये ड्रेस देख, ये ज्यादा अच्छी है। तूने तो ऐसी ड्रेस पहन ही रखी है, तो ये ट्राई कर। ये लंबी भी है और इसका प्रिंट भी कितना अच्छा है। नहीं यार, तुझे तो पता है ना कि मुझे शुरू से ही शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनने का शौक रहा है। कॉलेज टाइम पर जब मैं मॉडलिंग करती थी तब इसी तरह के कपड़े पहनती थी। तब से मुझे इन्हीं कपड़ों की आदत लग गई। और वैसे भी यही एक सीजन होता है इस तरह के कपड़े पहनने का, वरना सर्दियों में तो ऊपर से नीचे तक खुद को ढककर चलना पड़ता है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कल को तेरी किसी ऐसे घर में शादी हो जाए जहां पर ऐसे कपड़े अलाउड ना हो, तो फिर तू क्या करेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो तब भी ऐसे कपड़े पहनूंगी। अच्छा ये छोड़, वो देख, वो पिंक वाला टॉप कितना अच्छा लग रहा है ना, और पूरा बैकलेस है। इसमें तो काफी अच्छी फोटोज आएंगी। मैं उसे ट्राई करती हूँ। मॉल में अनीशा ने काफी अलग अलग तरह की मॉडर्न शॉर्ट और बैकलेस ड्रेसेस देखी। अनीशा को शुरू से ही इसी तरह के कपड़ों का शौक था। ढेर सारी शॉपिंग के बाद अनीशा जैसे ही घर आती है तो अनीशा बेटा, आ गई तुम? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। क्या बात है पापा, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं। कोई नई हॉट गर्लफ्रेंड बन गई क्या? अरे कहाँ बेटा, तेरी माँ के रहते हुए ये खुश नसीबी कभी मेरी किस्मत में नहीं आ सकती। बड़े आए, गर्लफ्रेंड बनाने वाले मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है। अभी अपने भाइयों को कॉल करके बोल दूंगी ना तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे बस, तुम तो हमेशा अपने भाइयों की धमकी देती रहा करो। खैर छोड़ो। अनीशा बेटा, आज तुम्हारे लिए एक काफी अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का काफी पढ़ा लिखा है, अमीर परिवार भी है और हमारी तरह ही मॉडर्न सोच भी है उनकी। तू बता, अगर कहे तो इस संडे को बुला लूं? और हाँ, अगर तुझे कोई और पसंद है तो वो भी बता सकती है। पापा वो... अरे बोलो बेटा, क्या कोई पसंद है तुम्हें? पापा, उसका नाम केतन है और वो शहर के पास वाले गांव में ही रहता है। जब वो अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ आया था तब मेरी उससे मुलाकात हुई थी। वो गांव का है? लेकिन बेटा, तू शादी के बाद गांव में कैसे रहेगी? गांव की लड़कियां एक पल को शहर में रह सकती हैं, लेकिन शहर की लड़कियां गांव में नहीं। मम्मी फिक्र मत करो, उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। एक बार आप लोग उससे मिल तो लो। अगर अनीशा कह रही है तो मिल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अनीशा काफी ज्यादा खुश होती है और अब कॉल करके अपने बॉयफ्रेंड केतन को सारी बात बताती है। अगले हफ्ते ही केतन अपने पूरे परिवार के साथ अनीशा के घर आता है। अनीशा की मां ममता ने कट स्लीव ब्लाउज वाली एक नॉर्मल प्रिंटेड साड़ी पहनी होती है, तो वहीं केतन की मां और दादी सास ने कोहनी तक बाजू वाले ब्लाउज पर साड़ी पहन रखी होती है और दोनों ही के सिर पर पल्लू होता है। वहीं केतन की बहन पलक ने भी फुल स्लीव वाला सूट सलवार पहना होता है, जिसे देखकर ममता, इनको देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये गांव के हैं। सालों पुराना पहनावा है इनका। जरा इसकी माँ का पहनावा तो देखो, पूरी बाजू दिख रही है। जब माँ ने ही ऐसे कपड़े पहने तो बेटी ने तो क्या ही पहने होंगे। दोनों ही माँ एक दूसरे के पहनावा को देखकर मन ही मन बातें बनाने लगती हैं कि तभी वहां फ्रॉक सूट में अनीशा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। भाई साहब तो बताइए, अब आगे क्या करना है? जब बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो भला हम बड़े क्या ही कह सकते हैं। अनीशा बता रही थी कि शहर से पढ़ाई करने के बाद केतन गांव में ही अपनी फैक्ट्री संभाल रहा है। हाँ भाई साहब, पढ़ाई के बाद इसने हमारे काम को और अधिक तेजी से बढ़ा दिया है। अब छोड़ते हैं काम की बातें, अब जरा दोनों बच्चों की कुंडली मिलवा लेते हैं। सब ठीक रहा तो आने वाले 1-2 महीने में शादी कर देंगे। पर देखिए भाई साहब, हम अपनी बात पहले ही रख देते हैं। एक तो हमें ये प्रेम विवाह बिल्कुल नहीं पसंद, पर घर का बड़ा बेटा है और जिद कर रहा था इसीलिए हम मान गए। लेकिन एक बात जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है कि घर की बहू बेटियां तन दिखाने वाले कपड़े पहने। शादी से पहले आपकी बेटी ने जो वो पहना सो पहना, लेकिन शादी के बाद उसे केवल साड़ी ही पहननी होगी। अगर कोई दिक्कत है तो अभी बोल दीजिए। शारदा की ऐसी बातें सुनकर ममता कुछ कहती कि तभी अनीशा उसे इशारा कर देती है। कुछ देर बाद जैसे ही केतन के परिवार वाले वहां से जाते हैं, तूने मुझे उस पर बोलने क्यों नहीं दिया? देखा नहीं वो औरत कैसे बोल रही थी? बेटा मान मेरी बात, अभी से ही तुझ पर इतनी रोक टोक लगा रही हैं तो शादी के बाद क्या ही करेंगी? अरे मुझे तो लोग कुछ ठीक नहीं लगे। अभी भी वक्त है, सोच ले। मैं तेरे लिए एक से एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। मम्मी पापा, आप लोगों की बात सही है, लेकिन मैं केतन से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे ख्याल से शादी के बाद एक पति का सपोर्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और केतन वैसा ही है। अगर मुझे कपड़ों को लेकर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़े तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं अपने प्यार से तो शादी करूंगी।
अनीशा को हमेशा से ही शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनने का शौक रहा था, पर अब अनीशा अपने प्यार के लिए कपड़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों में केतन और अनीशा की शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और शादी करके अनीशा शहर से सीधा अपने गांव वाले ससुराल आती है। आज शादी के बाद अनीशा का उसके ससुराल में पहला दिन है। ओ गॉड, सच में कितनी हैवी साड़ी है। सुंदर दिखने के चक्कर में इतनी हैवी साड़ी तो ले ली, लेकिन सोचा नहीं कि गर्मी में से कैसे कैरी करूंगी। अनीशा उन भारी भरकम साड़ियों में से एक नीले रंग की साड़ी चुनती है, जिस पर वो सुंदर सा मेकअप करके साड़ी का फ्री हैंड पल्ला लेती है। जैसे ही अनीशा कमरे से बाहर आने लगती है तभी शारदा उसके पास आती है। ये क्या है, तुम इस तरह बाहर जाओगी? क्या हुआ? आपने तो कहा था कि शादी के बाद मुझे साड़ियां ही पहननी है। मैंने तो साड़ी ही पहनी है। वो तो ठीक है, लेकिन सिर कौन ढकेगा? जल्दी से घूंघट करो और फिर बाहर आओ। और याद है ना, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, सबसे पहले कुछ मीठा बनाना। सास के कहने पर अनीशा अब घूंघट करती है और रसोई में जाकर सबके लिए खीर बनाने लगती है। एक तो गर्मी का भयानक मौसम और ऊपर से भारी साड़ी के साथ बड़ा सा घूंघट, जो अनीशा को पसीने से तरबतर करने के लिए काफी था। ये भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। मेरा तो पूरा ब्लाउज भीग गया। 1 घंटे में मेरा ये हाल है। अभी तो पूरा दिन पड़ा है। क्या होगा अनीशा तेरा? खुद से ही बड़बड़ाते हुए अनीशा अब जल्दी जल्दी एक खीर तैयार कर लेती है। जब कटोरी में डालकर अनीशा खीर बाहर लेकर आती है तो सबसे पहले अपनी दादी सास का मुंह मीठा करो, घर में सबसे बड़ी वही है। अनीशा खीर की ट्रे टेबल पर रखती है और एक कटोरी लेकर सीधे अपनी दादी सास की तरफ जा रही होती है। तभी घूंघट होने की वजह से एकदम से अनीशा का पैर लड़खड़ाता है और वो खीर की कटोरी गलती से अपनी दादी सास के मुंह पर गिरा देती है। सॉरी दादी जी, वो घूंघट की वजह से ठीक से दिखा नहीं और खीर सीधे आपके मुंह में गिर गई। शारदा, ये कैसी बहू लेकर आई है तू? घूंघट ही कराया है तूने या कोई पर्दा डलवा दिया है जो कुछ दिखा ही नहीं? जरा देख कर, शादी का पहला दिन है, तुम्हारा ये हाल है, पता नहीं आगे क्या करोगी। हो गया सत्यानाश, पहले दिन ही डांट पड़ गई। ओ गॉड, पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा। अनीशा की शादी का पहला दिन कुछ खास नहीं जाता और अब ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अनीशा अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी शारदा एकदम से उसके कमरे में आती है। अनीशा बहू, एक चीज तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ती है। अरे चलो, माना अभी तुम्हारे ससुर और देवर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर से पल्ला ही हटा दो। कम से कम सिर पर पल्लू तो रख सकती हो। माँ जी, गर्मी लग रही थी तो इसीलिए हटा दिया था। गर्मी लग रही थी, यही बोलना आता है तुम आजकल की लड़कियों को तो। अरे अब तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह काटनी है। आदत डाल लो हर चीज की। अब जल्दी से उठो और मेरे साथ कुएं पर पानी भरने चलो। कुएं से पानी? लेकिन माँ जी, घर में तो पानी आता है ना, और बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। अरे पानी नहीं आ रहा है इसीलिए तो जा रहे हैं कुएं पर। और धूप का क्या है, वो तो सुबह से शाम तक रहेगी। घर में एक बूंद पानी नहीं है, क्या इंसान अपना खून पिएगा? धूप में जाने के नाम से अनीशा परेशान होने लगती है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अनीशा जल्दी से घूंघट करके अपनी सास के साथ मटका लिए हुए पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही अनीशा कुएं के पास पहुंचती है, गर्मी की वजह से उसका सिर घूमने लगता है। मेरा तो सिर ही घूमने लगा है। ऐसा लग रहा है 4 कदम और चली ना तो बेहोश हो जाऊंगी। भारी साड़ी, ऊपर से घूंघट और गर्मी की मार, जिसके चलते अब अनीशा का सिर घूमने लगता है और वो कुएं के पास हो रहे कीचड़ में सीधे गिर जाती है, जिसे देखकर वहां खड़ी औरतें उस पर हंसने लगती हैं। अरे शारदा बहन, तुम तो शहर से बड़ी नाजुक बहू लेकर आई हो, घर से कुएं तक आने में ही गिर गई। अनीशा बहू, तुझे ठीक से चलना नहीं आता क्या, जो गिर गई? चला बुट। भगवान, कैसे लोग हैं ये, मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंस रहे और मेरी सास मुझे ताना दे रही है। कहीं माँ ठीक तो नहीं कह रही थी। वो जैसे तैसे करके उठती है और अब घर आकर नहा धोकर वापस दूसरी साड़ी पहनती है। वहीं केतन माँ बता रही थी तुम सीधे कीचड़ में गिर पड़ी। ये तो वही कहावत होगी कि गई भैंस पानी में बस पानी की जगह यहाँ कीचड़ था। मुझे कहीं चोट लगी या नहीं ये पूछने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। लोग प्यार में अंधे होते हैं, मैं तो यहाँ लंगड़ी लूली बहरी सब हो गई। सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, किसी गांव के लड़के से शादी मत कर, तू गांव में नहीं रह सकेगी। तुम्हारी फैमिली के लिए मैं हर रोज साड़ी पहन रही हूँ, गर्मी की मार झेल रही हूँ, क्या ये कम है जो अब ये सब हो रहा है? अनीशा की ऐसी बातें सुनकर केतन उस पर हंसने लगता है, जिसे देखकर अनीशा को केतन पर और गुस्सा आता है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। शुरुआत में जो अनीशा इस गर्मी में साड़ी में एडजस्ट कर रही थी, वहीं अब बढ़ती गर्मी की वजह से उसे दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। इससे पहले मैं सिर्फ त्योहार पर सूट पहनती थी और एक बार कॉलेज फेयरवेल में साड़ी पहनी थी, बस। अपने प्यार की वजह से मैं इतना एडजस्ट करते आ रही हूँ, पर इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मुझे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
वो अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है, जिससे अनीशा को अपना एक क्रॉप टॉप मिलता है। ये टॉप तो काफी पतला है, फुल स्लीव्स का है, लेकिन इसमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। इसे ही ब्लाउज के तौर पर पहन लेती हूँ। अब साड़ी तो छोटी कर नहीं सकती, लेकिन इस क्रॉप टॉप की वजह से थोड़ी हवा तो लगेगी शरीर में। वो क्रॉप टॉप को पहनकर उस पर साड़ी का पल्लू डाल लेती है और बाहर टहलने के लिए जाती है। सिर से पल्लू भी हटा देती है। वहीं थोड़ी दूर पर बर्फ के गोले के ठेले पर गोला खा रहे दो लड़के जैसी अनीशा को देखते हैं, बस देखते ही रह जाते हैं। अरे भैया, ये बर्फ का गोला तो देखो, पूरा पिघल गया। अरे सामने जो नजारा है उसे देखकर तो हम भी पिघल गए, और तुम गोले की बात कर रहे हो। हाँ, उस क्रॉप टॉप की वजह से अनीशा की काफी कमर दिख रही होती है, जिसे देखकर गांव के कुछ मन चले लोग अरे वही पतली कमरिया बोले हाय हाय, तिरछी नजरिया बोले हाय हाय। चाय की टपरी, ठेले और पेड़ के नीचे बैठे लड़के अनीशा पर कमेंट करने लगते हैं। तभी वहीं पास से अनीशा का ससुर गुजरता है, और जब वो ये सब खुद अपनी आंखों से देखता है तो घर आकर सारी बात शारदा को बताता है। शारदा उसे काफी डांटती है। तुझ में तो लाज शर्म बची ही नहीं है। अरे जानती भी है, तेरी वजह से तेरे ससुर जी कितना शर्मिंदा हुए हैं। अब मैं साड़ी तो पहन ही रही हूँ ना, तो इस ब्लाउज में क्या दिक्कत है? और साड़ी में तो पेट दिखता ही है, आपका नहीं दिखता क्या? अनीशा का ऐसा जवाब सुनकर शारदा के तो होश उड़ जाते हैं। जैसे ही रात में केतन घर आता है, समझा ले अपनी बहू को, वरना ये हमें गांव में टिकने नहीं देगी। गलती हो गई जो मैंने तेरी बात मान ली। अरे अभी तेरी बहन भी बाकी है। जिस घर की बहू ऐसी हो, उस घर की बेटी से कोई शादी करेगा भला? सोच कितनी गिरी हुई है। सही कहते हैं लोग कि शहर की लड़कियां कभी गांव में नहीं रह सकती। अब बस बहुत एडजस्ट कर लिया मैंने। जब मुझे बदनाम होना ही है और ताने मिलने ही हैं, तो मैं क्यों अपनी मर्जी के बिना ये सब सहूं? अगले दिन अनीशा कुछ अपनी साड़ियों के ब्लाउज लेकर दर्जी के पास जाती है। जब वो उसे ब्लाउज के डिजाइन दिखाती है तो, अरे बहन जी, ये कैसे डिजाइन दिखा रही हैं आप? अगर गांव में किसी को पता चल गया ना कि ऐसे ब्लाउज मैंने बनाए हैं, तो लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। डबल पैसे दूंगी और तुम बनाओगे तो ऐसे ही डिजाइन। पैसों के लालच में आकर वो दर्जी अनीशा के बताए हुए तरीके से उसके ब्लाउज तैयार कर देता है। हफ्ते भर बाद जब अनीशा के ब्लाउज तैयार होकर आते हैं तो, बैकलेस ब्लाउज तैयार हो ही गए। सबके सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कम से कम अब इनसे थोड़ी ठंडी हवा तो मिलेगी शरीर को। उसने काफी अलग अलग तरह के बैकलेस ब्लाउज डिजाइन करवाए थे, जिनमें से आज अनीशा एक पिंक कलर का सिंगल डोरी वाला बैकलेस ब्लाउज पहनती है। सिर पर पल्लू रख जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मौसी सास कलावती आई हुई है। अनीशा जैसी कलावती के पैर छूने लगती है, तभी अचानक उसके सिर से पल्लू खिसक जाता है और सभी को उसका बैकलेस ब्लाउज दिखता है। शारदा, तेरी बहू तो नंगे कपड़ों में आ गई। अरे बहू, तेरे ब्लाउज का पीछे का कपड़ा कहाँ है? जल गया या टेलर ने काट लिया? मौसी जी, ये बैकलेस ब्लाउज है, ये ऐसे ही होते हैं। राम राम, इन बूढ़ी आंखों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। औरत होकर मुझे शर्म आ गई भाई। अनीशा बहू, क्या है ये सब? तूने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। ये क्या पहना है तूने? चाहती थी ना कि मैं साड़ी पहनूं, तो पहन रही हूँ। अब क्या फर्क पड़ता है कि ब्लाउज बैकलेस है या कैसा है? कम से कम इसमें मुझे गर्मी तो नहीं लग रही। शारदा को अनीशा पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो फिर से केतन से अनीशा की शिकायत करती है, जिससे परेशान होकर केतन, अरे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। अब गर्मी के लिए क्या तुम बैकलेस ब्लाउज पहनोगी? नहीं, इतने टाइम से एडजस्ट कर रही थी। हमेशा बहू ही क्यों एडजस्ट करे? अपने घर वालों को समझाओ कि वो एडजस्ट करें। अनीशा केतन की एक नहीं सुनती। आज फिर से अनीशा कट स्लीव वाला लेकिन पीछे से ब्लैक कलर का बैकलेस ब्लाउज पहनकर बाहर कुछ सामान लेने के लिए आई होती है। जैसे ही नदी किनारे बैठे कुछ छिछोरे लड़कों की नजर अनीशा के बैकलेस ब्लाउज पर जाती है तो, अरे धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। अनीशा के बैकलेस ब्लाउज को देखकर सभी सोनू निगम बनने की कोशिश करते हैं। वहीं जब घूंघट वाली गांव की औरतें अनीशा के बैकलेस ब्लाउज को देखती हैं तो, कैसी बेशर्म औरत है, कैसे कपड़े पहनकर निकल रही है। ऐसी औरतों की वजह से ही तो मैं अपने मर्द को बाहर नहीं निकालती। वैसे ही छिचोरा है मेरा मर्द तो। अनीशा को अब किसी की भी बातों से कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। आज शारदा अपने छोटे बेटे अखिल के लिए पास के ही गांव में एक आंचल नाम की लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाती है। आंचल ने फुल स्लीव वाला लाल रंग का ब्लाउज और ऊपर से नीले रंग की साड़ी पहनी होती है। सिर पर भी पल्लू से सिर ढका होता है, जिसे देखकर शारदा, बहू हो तो ऐसी हो। अभी से ही इतने संस्कार हैं आपकी बेटी में। मेरी भी बेटी है, लेकिन कभी उसने पल्लू नहीं किया। अरे बेटा, कुछ सीख अपने होने वाली भाभी से। भाई साहब, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। वो छोटे बेटे अखिल का रिश्ता अपनी मनपसंद लड़की से कर देती है और घर आकर, यही फर्क होता है लव मैरिज वाली और अरेंज मैरिज वाली बहू में।
कम से कम मेरे छोटे बेटे ने तो मेरी इज्जत की लाज रखी। अब मैं इतनी संस्कारी बहू लेकर आ रही हूँ उसके लिए। शारदा के सारे ताने अनीशा समझ रही थी, लेकिन वो शारदा से कुछ नहीं कहती। ऐसी समय गुजरता है और आज अखिल की शादी होती है। अपने देवर की शादी में अनीशा बिना बाजू का चाइनीज कॉलर वाला ब्लाउज पहनती है, जो पीछे से स्ट्रैप वाला बैकलेस ब्लाउज होता है। आज अनीशा ने साड़ी के पल्लू की प्लेट्स बनाकर उसे पीछे से पिनअप कर लिया होता है, जिससे पहले कि अनीशा इस लुक के साथ बाहर आए तभी शारदा उसके कमरे में आ जाती है। मुझे पता था कि तू इसी तरह के कपड़े पहनेगी। अरे मैं तो तुझे समझा समझा कर थक गई। ज्यादा बोलूंगी तो फिर तू मेरे बेटे को और बहू की तरह अलग कर देगी, इसीलिए खामोश हूँ। ऊपर से ये लड़का भी तेरे पीछे ही लट्टू की तरह घूमता रहता है। अगर ऐसे कपड़े पहनेगी ना तो अपने देवर की शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। ढके हुए ब्लाउज में मेरे पास सिर्फ सिंपल साड़ियाँ हैं, और क्या बुराई है इन कपड़ों में। आप कहें तो मैं सिर पर पल्लू कर लूंगी। पल्लू हटने में देरी नहीं लगेगी। वहाँ 100 लोग होंगे, किसी बड़े बुजुर्ग या लड़के की नजर पड़ गई ना तो गई हमारी इज्जत। कपड़े बदल या तो शादी में आने का सपना छोड़ दे। उसे अपनी सास पर काफी गुस्सा आता है। अनीशा अपने खुद के सगे देवर की बारात में नहीं जाती। सुबह तक अब शारदा अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू आंचल को लेकर घर आ जाती है। अपनी शादी में भी आंचल ने काफी ढका हुआ ब्लाउज पहना होता है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। आज आंचल का उसके ससुराल में पहला दिन है, जहां आंचल ढका हुआ और कोहनी तक लंबा ब्लाउज पहनकर एक लंबा सा घूंघट करके बाहर आती है और सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, जिसे देखकर शारदा, अरे जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। बहू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम भी औरों की तरह बिना घूंघट किए कमर दिखाते हुए आओगी, लेकिन तुम्हें पता है कि एक औरत को किस तरह रहना चाहिए। जी माँ जी, मुझे तो शुरू से ही तन ढक कर रखने का शौक है। ये होते हैं लड़की के संस्कार। अरे ये सब तो माँ बाप के ऊपर होता है कि वो अपनी बेटी को कैसे संस्कार दे रहे, वरना आजकल की औलाद तो दिख ही रही है। अनीशा को यह समझते देर नहीं लगती कि शारदा उसे ही ताने दे रही है। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। आज शारदा अपनी अरेंज मैरिज वाली बहू के साथ मार्केट आई है, जहां उसे कमला मिलती है। शारदा, ये इतना लंबा घूंघट निकाल कर कौन चल रही है? मुंह तक तो घूंघट देखा था, लेकिन इसके तो पेट तक ढक रखा है। ये मेरी अरेंज मैरिज वाली छोटी बहू है। क्यों, है ना संस्कारी? अब पहचानने में ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा तुम्हारी ये बहू भी बड़ी बहू की तरह होगी, लेकिन इसके संस्कार तो देखो। लोगों को अपनी बहू की इतनी तारीफ करते देखकर शारदा काफी खुश होती है। वहीं जैसे ही मार्केट से लौटकर आंचल घर आती है, अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर एकदम से अपना घूंघट हटा लेती है और कूलर चलाकर बैठ जाती है। संस्कारी बनने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। इस गर्मी ने तो मेरी जान ही निकाल दी। रोज रोज साड़ी। अगर लोगों में अपनी इज्जत नहीं बढ़ानी होती ना तो मैं तो कभी साड़ी छूती भी नहीं। अरेंज मैरिज वाली बहू को अब तक सब संस्कारी समझ रहे थे, पर वो सब तो सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। आज दोनों बहुएं किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी शारदा वहां आती है। अनीशा बहू, तुझे कुछ समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना दोनों बराबर है। अरे कितनी बार बोला है कि घर में मर्द भी रहते हैं, जरा ठीक से कपड़े पहन लिया कर, लेकिन नहीं, तुझे बस अपनी पीठ दिखानी है। अरे कुछ सीख अपनी देवरानी से, छोटी है तुझसे लेकिन कितनी समझदार और संस्कारी है। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो बता दीजिए, बोरा पहन लेती हूँ मैं या बुर्का, वो तो बेस्ट है। अरे आजकल हर कोई इसी तरह के ब्लाउज पहनता है, जरा शहर में जाकर देखिए। लेकिन नहीं, खुद तो गांव तक ही सीमित है और अपनी सोच भी यहीं तक रखनी है। ये कहकर अनीशा सीधा अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर आंचल बोलती है, जेठानी जी, आपसे किस तरह बात करती हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर वो मुझसे रिश्ते में बड़ी ना होती तो मैं उन्हें जवाब देती। वैसे कुछ भी बोलो, अनीशा ने बुढ़िया को जवाब बढ़िया दिया है। आंचल एक मीठी छुरी की तरह काम कर रही थी। वहीं अनीशा सबकी नजरों में गलत बन चुकी थी। इन लोगों को मेरे बैकलेस ब्लाउज से दिक्कत क्या है? अरे गर्मी लगती है इसीलिए तो पहन रही हूँ। अब साड़ी तो छोटी कर नहीं सकती, कम से कम ब्लाउज में ही कोई जुगाड़ बैठाऊं। अनीशा छत पर घूम रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने वाले पेड़ पर जाती है, जिसकी टहनी पर बैठकर एक लड़का बस उसे ही देख रहा था। ये देखकर अनीशा गुस्से में बोलती है, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो दूसरों की माँ बहनों को देख रहा है? जा यहाँ से, वरना यही गमला उठाकर मारूंगी तेरे सर पर। अनीशा की तेज आवाज सुनकर वो लड़का जल्दी से नीचे उतरता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद अनीशा जैसे ही अंदर आती है तो देखती है कि उसे देखते ही आंचल फौरन फोन काट देती है। किससे बात कर रही थी जो मुझे देखकर कॉल कट कर दिया? किसी से नहीं भाभी, बस अपनी सहेली से बात करी थी। आप बैठिए, मैं अभी पकौड़े बना कर लाती हूँ। आंचल का इस तरह घबराना अनीशा को थोड़ा अजीब लगता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज अनीशा की नंद पलक को देखने के लिए शहर से रिश्ते वाले आ रहे होते हैं। अनीशा, आज तेरी नंद को देखने के लिए शहर से लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा परिवार है। मैं नहीं चाहती कि तेरे सतरंगी कपड़े की वजह से कोई बात बिगड़े, तो आज के एक दिन ढंग का ब्लाउज पहन ले।
अनीशा अपनी सास की बात मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिर्फ अपनी नंद के रिश्ते की वजह से आज वो नॉर्मल ब्लाउज पहनकर बाहर आती है। लड़के वालों को पलक पहली नजर में पसंद आ जाती है और वो शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं। हफ्ते भर बाद शारदा अपनी दोनों बहुओं और बेटी के साथ शॉपिंग पर जाती है। वहां जैसे दुकानदार अनीशा को बैकलेस ब्लाउज में उसके कर्व फिगर के साथ देखता है तो, अरे मैडम जी, आपको तो किसी फिल्म की हीरोइन होना चाहिए था, लचीला फिगर है आपका। पहले मैं मॉडलिंग ही करती थी, फिर शादी के बाद ये सब छोड़ दिया है। अबे दुकानदार कपड़े दिखाएगा या मेरी बहू की तारीफ ही करेगा? और बहू, तुझे कुछ ज्यादा हीरोइन बनने का शौक है? ढंग से ढक अपनी पीठ को। अरे इतनी सुंदर बहू लेकर घूमोगे तो लोग तो बोलेंगे ही ना। शारदा को अनीशा पर काफी गुस्सा आता है। उधर घर आकर आज केतन और अनीशा की फिर से बहस हो जाती है। तुम गर्मी से बचने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए बैकलेस ब्लाउज पहनती हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी माँ की जुबान बोल रही है। जब मैं सबके लिए इतना एडजस्ट करती हूँ, क्या वो लोग मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते? अनीशा की बात सुनकर केतन कुछ नहीं कह पाता। अब ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और आज से पलक की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। वहीं घर पर मेहमान आने शुरू होते हैं जिनका अनीशा अच्छे से स्वागत करती है। अरे जुग जुग जियो, दोनों तुम्हारी शादी में तो हम लोग आ नहीं पाए थे, लेकिन देखो अब आ गए। दोनों की दोनों जोड़ियां कितनी सुंदर हैं, किसी की नजर ना लगे। घर आए मेहमानों के पैर छूने के बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी को चाय नाश्ता दे रही होती हैं। तभी एकदम से अनीशा के जूड़े का अटका पल्लू नीचे खिसक जाता है, जिससे दकियानूसी ससुर की नजर अनीशा के बैकलेस ब्लाउज पर पड़ती है। इसे देखकर सुधा, चाय पीने पर ध्यान दे। और बहू, तुझे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है क्या? तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अरे सिखाया भी कैसे होगा? शहर की है तू, और शहर में तो लोगों ने बेशर्मी की हदें पार कर रखी हैं। अनीशा सुधा को जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन घर में शादी का माहौल होने की वजह से वो चुप रहना ही जरूरी समझती है। वहीं आंचल जो जानबूझकर घूंघट पल्लू कर लोगों की सेवा करने में लगी हुई थी। कितनी गर्मी लग रही है, कब तक इस घूंघट में रहना पड़ेगा? कहाँ फंस गई मैं शादी करके। बस अब जल्द से जल्द वो दिन आए। आखिरकार आंचल किस दिन की बात कर रही थी और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसे जानने के लिए कहानी में आगे बने रहना होगा। जहां एक तरफ घर में मेहमानों की चहल पहल शुरू हो जाती है तो वहीं दूसरी तरफ बाहर मेहमानों के लिए लगे टेंट में जो पंखे आने थे वो आते ही नहीं है। अरे भाई, भयंकर गर्मी हो रही है, मेहमानों के लिए घर पे छोटा पड़ रहा है। अब क्या करें, बिना पंखे के तो यहाँ मेहमान बैठ भी नहीं सकते, कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ससुर को इतना परेशान देखकर अनीशा से रहा नहीं जाता और वो जल्दी से अपने फोन से किसी को शहर में कॉल करती है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर शहर से 5-6 बड़े बड़े कूलर आ जाते हैं, जिनकी हवा के सामने एसी की ठंडी हवा भी चाय कम पानी थी। अरे है तो मेरी बीवी समझदार, एक कॉल घुमाया और देखिए गर्मी से बचने का कितना बढ़िया बंदोबस्त हो गया। बंदोबस्त करने से क्या होता है, संस्कार भी तो होने चाहिए जो इसमें रत्ती भर नहीं है। अनीशा को तानों की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। ऐसे दिन गुजरते हैं और आज अनीशा की नंद की हल्दी की रस्म होती है। अपनी नंद की हल्दी की रस्म में अनीशा कॉर्सेट वाला पीले रंग का कट स्लीव ब्लाउज पहनती है और आज हेयर स्टाइल करते हुए अनीशा एक लंबी सी चोटी गूंथती है। हर बार की तरह आंचल पूरा पीठ ढका हुआ ब्लाउज पहनकर सिर पर पल्लू रखकर अपनी नंद को हल्दी लगाने के लिए आती है। अरे आंचल बहू, यहाँ तो सब औरतें ही हैं, अगर चाहे तो पल्लू हटा ले अपना। देख, हम सब भी हटा कर ही बैठे हैं। ना जाने कहाँ से मुझे इतनी संस्कारी बहू मिल गई। ये जरूर मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। पता नहीं क्यों, लेकिन आंचल मुझे थोड़ी अजीब लगती है। इतना संस्कारी भी कोई नहीं होता, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। अनीशा को आंचल पर थोड़ा शक होने लगा था। वहीं अब अनीशा पलक को हल्दी लगाती है। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। चलो मिलकर फोटोज लेते हैं, फिर मैं उन्हें एडिट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। मेरी बेटी के साथ फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फोटो लेना ही है तो पहले ढंग के कपड़े पहन। तेरे साथ साथ लोग मेरी बेटी को भी गलत समझेंगे। शारदा की ऐसी बातें सुनकर अनीशा का मुंह उतर जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश देखता है कि कुछ आवारा लड़के बाहर खड़े होकर खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर कमलेश, अरे यहाँ कोई मुजाहरा चल रहा है क्या? भागो यहाँ से, जरूर ये सब मेरी बड़ी बहू की वजह से आए होंगे। बस अब इसका बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने इसे। एक बार मेरी बेटी की शादी निपट जाए फिर बताऊंगा इसे। कमलेश का पारा चढ़ चुका था। वो बस अपनी बेटी की शादी निपटने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आज संगीत की रस्म में अनीशा बैकलेस वाला ब्लाउज पहने, खुले बाल कर और सुंदर सी गुलाबी साड़ी पहन कर आती है और सभी मेहमानों का अच्छे से ध्यान रखती है। अब तो आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा ना? बेटा, यहाँ प्रसंग में बैठे बैठे मेरे तो पैर ही अकड़ गए थे, लेकिन
अब दर्द काफी कम है। बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना और साथ ही लोगों को समय से खाना देना, सब कुछ अनीशा अच्छे से संभाल रही थी। लेकिन सिर्फ उसके पहनावे की वजह से शारदा को उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती। वहीं दूसरी तरफ शारदा की संस्कारी अरेंज मैरिज वाली बहू अपने कमरे में बैठकर आराम से खाना खा रही होती है। ये शादी कब खत्म होगी? मुझे तो कोलू का बैल बनाकर रखा है इन लोगों ने। जब देखो बहू ये कर दे, बहू वो कर दे। अनीशा का सही है, मुझे भी उसी की तरह बनना पड़ेगा। आंचल बस काम से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी तरह संगीत का दिन भी खत्म होता है और आज अनीशा की नंद की मेहंदी की रस्म होती है, जिसमें अनीशा ने ढेर सारी डोरियों से बना हुआ एक बैकलेस ग्रीन कलर का ब्लाउज पहना होता है और उस पर लाइट ग्रीन कलर की साड़ी सीधे पल्ले पर सेट की होती है। मेहंदी सूखने के बाद जैसी अनीशा बाहर हाथ धोने के लिए आती है तो देखती है कि उसकी देवरानी एक कोने में खड़ी होकर किसी आदमी से बात कर रही है। अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें मैसेज करके सब बता दूंगी कि क्या करना है। अगर किसी ने अभी देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले कि अनीशा आंचल के पास आती, वो आदमी वहां से चला जाता है। तब अनीशा आंचल के पास आकर, आंचल, ये आदमी कौन था? देखने से तो मुझे गांव का नहीं लग रहा था। क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? नहीं भाभी, ये घर में काम करने वाले मजदूरों में से एक है। वो मुझसे पैसे के लिए कह रहा था तो मैंने कह दिया कि काम होने के बाद पापा जी देंगे। वैसे आपकी मेहंदी सूख गई, मेरी भी थोड़ी बहुत गीली रह गई है। मैं जाकर कूलर के सामने बैठ जाती हूँ, फिर काम भी तो करने हैं। आंचल की हरकतें अनीशा के दिल में शक पैदा करने के लिए काफी थी। अब शादी की सारी रस्मों के बाद आखिरकार पलक की शादी का दिन आ ही जाता है। सभी लोग घर में अच्छे से तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीशा आज डीप बैकलेस कट स्लीव वाला रेड कलर का ब्लाउज पहनती है और उस पर साड़ी वेयर करती है। साथ ही जोड़ा बनाकर बालों में गजरा भी लगा लेती है। मैं सुंदर तो काफी लग रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज माँ जी को मेरे इस पहनावे से कोई दिक्कत होगी। अनीशा अब शीशे के सामने खड़ी होकर अलग अलग पोज में फोटो लेने लगती है। तभी वहां शारदा आती है और अनीशा को देखकर, अरे गांव के सभी चिचोरों की नजर तुझ पर पड़ चुकी है। अब तो वो घर के बाहर आकर तुझे ढूंढने लगते हैं। शादी के बाद तू चली जा यहाँ से, क्योंकि तू हमारी बात मानेगी नहीं और हम तेरी इस बेशर्मी के साथ रह नहीं सकते। तेरे इस पहनावे की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। शारदा की सारी बातें आज अनीशा के दिल पर तीर की तरह चुभती हैं। लेकिन इससे पहले अनीशा शारदा को कुछ कहती, तभी वहां अपने हाथ में एक लेटर लिए अखिल आता है। अरे आप यहाँ पर हैं? क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? और ये हाथ में पर्ची किस चीज का है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आंचल ऐसा कुछ करेगी। अनीशा जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल आंचल अपने पुराने लवर राजस्थान के एक आदमी के साथ घर से भाग चुकी है। बाकी परिवार भी अब कमरे में आता है और जब उन्हें यह सारी बात पता चलती है तो, हे भगवान, अरे वो तो इतनी संस्कारी थी, हमेशा घूंघट में रहती थी, तन ढक कर चलती थी। वो ऐसा करेगी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे इससे अच्छा तो मैं भैया की तरह लव मैरिज वाली बीवी लेकर आता। कम से कम ऐसा दिन तो नहीं देखना पड़ता। भाभी के कपड़े कैसे भी हों, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की। अरे भाई, कुछ देर में बारात आने वाली है। अगर लोगों को पता चल गया कि घर की छोटी बहू भाग गई तो फिर हमारी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी। आप लोग के ताने सुन सुनकर मैं भी अनीशा से लड़ने लगा था, उस पर गुस्सा करता था। लेकिन आज ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। मुझे अपनी बीवी का सपोर्ट करना चाहिए था, न कि आप लोगों का। वो भले ही बैकलेस ब्लाउज पहनती है, जुबान लड़ाती है, लेकिन उसने आंचल की तरह नीच हरकत नहीं की। पूरी शादी में उसने बढ़ चढ़कर अच्छे से काम किया। अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ना कि इंसान की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है। बस करिए, अब घर में ऐसा माहौल है और आप हैं कि माँ जी पापा जी आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। लेकिन अभी हम सबको नॉर्मल होना होगा, थोड़ी देर में बारात आने ही वाली है। अनीशा सभी को जैसे तैसे नॉर्मल करती है। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और जब पलक की होने वाली सास को आंचल नहीं दिखती तो, शादी में सभी मौजूद हैं लेकिन आंचल कहाँ है? काफी देर से नहीं दिखी। अरे अब क्या बताऊं आपको, उनके मायके में किसी की मौत हो गई तो उन्हें फौरन जाना पड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारी अपनी नंद की शादी भी नहीं देख पाई। अनीशा जैसे तैसे बात को संभालती है और अब बिना किसी परेशानी के पलक की शादी हो जाती है। पलक विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ऐसी हफ्ता भर गुजर जाता है और आज अनीशा अपने सारे बैकलेस ब्लाउज एक बैग में भर रही होती है कि तभी वहां शारदा आती है और ये देखकर, अनीशा बहू, ये तू क्या कर रही है? आपने ही तो कहा था कि मैं घर में रहने के लायक नहीं हूँ। मेरे पहनावे की वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। मैंने बहुत चाहा कि आप लोगों की सोच बदले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं घर छोड़कर अपने मायके तो जा नहीं सकती, वरना मेरे माँ बाप की इज्जत भी खराब होगी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अब मैं इन सारे बैकलेस ब्लाउज को बाहर फेंकने जा रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंचल ने जो किया उसके बाद मेरी सोच बदल गई है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू दिन दहाड़े ऐसे ब्लाउज पहनकर घर में रह। जब कहीं बाहर दूर घूमने जा रही हो तब पहन ले। जब कोई मेहमान आए या गांव में निकले तो हमारी इज्जत रखने के लिए नॉर्मल ब्लाउज पहन लिया कर। शारदा की बात सुनकर एक पल को अनीशा को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। वहीं अनीशा भी अपनी सास के कहे अनुसार चलती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। अनीशा बहू, एक बात बता, क्या सच में ऐसे ब्लाउज में गर्मी नहीं लगती? बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लगती है। ये देखिए, मेरी पीठ बिल्कुल सूखी है। अगर आप कहें तो आपके लिए भी ऐसा बैकलेस ब्लाउज बनवा दूं। पगली, भला ये मेरी कोई उम्र है ऐसे कपड़े पहनने की? राम राम, तू भी ना। मनोरमा की बातें सुनकर अनीशा हंसने लगती है। अब इसी के साथ अनीशा अपनी मर्जी के ब्लाउज भी पहन पाती है और दूसरी तरफ कहीं न कहीं पहनावे को लेकर ससुराल वालों की सोच भी बदल जाती है।